चलो, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। उस लेक्चर में हमने इतिहास के सोर्सेज में जो पहला सोर्स देखा था वो आपका था साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने अलग अलग ग्रंथों, काव्यों और किताबों का और इतिहास लेखन का जिक्र किया था। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि लिटरेरी सोर्सेज के अलावा एक और सोर्सेज है जिससे हमें इतिहास लेखन और इतिहास के वर्णन में हमें मदद मिलती है, जिसको हम लोग आने वाले समय में अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड सोर्सेज है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें दो तीन तरह के सोर्सेज होते हैं जो हमें हिंट देते हैं कि इतिहास का जो चक्र है समय का वो किस तरीके से प्रारंभ से लेकर अभी तक चला होगा, जिसमें आपके इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, स्तूपाज आ सकते हैं, मोनूमेंट्स आ सकते हैं, टेम्पल्स आ सकते हैं और इतिहास से संबंधित किसी और चीज़ों का जिक्र भी इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इंस्क्रिप्शंस को देखें तो जो प्राचीन इंस्क्रिप्शन है उसमें बोगस कोई इंस्क्रिप्शंस का बहुत जिक्र है। जब ये माना जाता था कि आर्यंस यहाँ के मूल निवासी नहीं, वो पूरब से भारत में एज अ इन्वेडर्स आए थे, उसका जिक्र आपको इस बोगस कोई इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता हमेशा से शक के दायरे में थी और नए इतिहासकार अपने रिसर्च में ये बात साबित करने में सफल हुए हैं कि आर्यंस कहीं से नहीं आए थे, जबकि वो भारत के मूल निवासी थे। साथ ही साथ इस इंस्क्रिप्शन में आपको वैदिक काल के ईश्वर का जिक्र मिलता है, जिसमें आपके इंद्र, वायु, यम, अग्नि देव जो पंच तत्व देव थे और उसके अलावा जो अलग देव थे। आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इंद्र की पूजा काफ़ी प्रमुखता से की जाती थी। इन सब भगवानों का जिक्र आप देखोगे कि वैदिक गॉड के जो जिक्र हैं वो आपके बोगस को इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा महास्थान इंस्क्रिप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की विधि व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। खासकर जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके समय काल का, उसका जिक्र आपको महास्थान इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम लोग मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी डिटेल में समझेंगे अशोक के समय काल के बारे में, और वहाँ पे जिक्र आएगा अशोक के अभिलेखों का, अशोक के इंस्क्रिप्शंस का, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो फैला हुआ है। और इसे सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की अभिलेखों को पढ़ा था, जो कि आपकी ब्राह्मी लिपि में उल्लेखित थी। यहाँ से हमें अशोक के समय काल और मौर्य डायनेस्टी और बौद्ध धर्म से जो जुड़ी बातें हैं उसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। इसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें ये समझने को मिलता है कि सर्वप्रथम जो अभिलेख हैं जिसका संस्कृत में उल्लेखित देखने को जो मिलता है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ चंद उदाहरण थे अभिलेखों के। ऐसे कई अभिलेख हैं जिसमें इतिहास का वर्णन काफ़ी बेहतरीन तरीके से जानने को हमें मिलता है। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं उन स्रोतों में आप देखोगे कि सिक्कों का जिक्र आपको इतिहास में खूब देखने को मिलता है। अभी भी जैसे सरकारें सिक्कों को प्रचलित करती है अलग अलग त्योहारों पे या किसी के बर्थ एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे, उसके सम्मान में। प्राचीन समय में राजा अपने विजयी पे, ठीक है, अपने किसी खुशी के मौके पे वैसे सिक्के जारी करते थे। और इन सिक्कों, ये सिक्के जब खुदाई में प्राप्त होते हैं तो इनका उम्र निकाल के हम समय काल की गणना कर लेते हैं और उस हिसाब से जो उस पर उल्लेखित चीज़ें होती हैं उसको किसी न किसी राजा से लिंक करने की कोशिश करते हैं प्रामाणिकता के साथ। ऐसे कॉइन्स में आप देखोगे कि ग्रीक ने सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया भारत में, और उसके बाद इस लेगेसी को आगे मेंटेन किया गुप्ताज डायनेस्टी ने और कुषाणों ने। तो कहा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में चलाने का श्रेय जो है वो गुप्ता डायनेस्टी को जाता है। सिक्कों के अलावा इतिहास के और भी स्रोतों में अगर आप देखोगे तो इसमें आपके जो भारत के अलग अलग कोनों में भव्य मोनूमेंट्स दिखते हैं, जो अपने आप में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साक्षी बने हैं, जिन्हें हम अलग अलग समय पर देखने भी जाते हैं अपने जीवन काल में। वो मोनूमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा, हमारी धर्म और संस्कृति कितनी समृद्धि से भरी है। ये हमें उत्तर से दक्षिण में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्तूप आपको दिखते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, जो अशोक ने अपने समय में बनवाए थे, और इसका जिक्र आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। और इन स्तूपों का उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं कि सांची का स्तूप और वैशाली के जो स्तूप हैं वो अपने आप में इस सभ्यता की कहानी कहते हैं कि किस तरीके से भारत की सभ्यता प्राचीन समय में जब दुनिया उठ रही थी, भारत उस समय अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने पीक पे था।
मॉन्यूमेंट्स की तरफ आते हैं तो दो मॉन्यूमेंट्स जो हमें मगध डायनेस्टी और महाजनपद के आसपास के समय काल का जिक्र करता है, उसमें आपके वैशाली के अवशेष हैं, जहाँ से हमें मौर्य और महाजनपद काल का जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें नालंदा के जो रूम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन भारत में जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, शिक्षा का जो स्तर था वो किस स्तर का था। आज जिस तरीके से देश और दुनिया में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का वर्चस्व है शिक्षा के मामले में, उसी तरीके से कभी नालंदा भी शिक्षा के शिखर पे हुआ करता था। इसके बाद दिल्ली में आपको महरौली का अवशेष देखने को मिलेंगे, जो गुप्ता पीरियड को डिफाइन करता है और उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। यहीं पे आप कुतुब मीनार परिसर में आप देखोगे लौह स्तंभ, जो अपने आप में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताता है, उनके इतिहास के समय काल के बारे में बताता है। इसके अलावा सांची स्तूप, जिसका जिक्र हमने किया, बिहार के कुम्हराड़ में आप देखोगे कि जो अवशेष हैं वहाँ से हमें अशोक के समय काल और मौर्य डायनेस्टी के समय काल का जिक्र मिलता है। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि कहा जाता है कि भारत मंदिरों का प्रदेश है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मंदिर है, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद भी भारत में ही पाया जाता है। इसके अलावा चर्चेज़ हैं, गुरुद्वाराज हैं। तो भारत में हर सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड आप देखोगे कि इतिहास के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मंदिर आपको भारत के अलग अलग कोने में देखने को मिल सकता है, और भारत की सभ्यता संस्कृति आज के भारत के भौगोलिक मानचित्र तक सिमटा हुआ नहीं है। ये पूरे भारतीय उप प्रायद्वीप में आपको पाया जाएगा, चाहे आप अफगानिस्तान के बमियान के बुद्ध मूर्तियों को देख लें, या फिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को देख लें, या फिर ये सभ्यता और संस्कृति भारत की जावा और इंडोनेशिया तक फैली हुई है, जहाँ की मंदिर ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्राचीन समय में किसी न किसी तरीके से भारत के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने इसे स्थापित करने की कोशिश की, जो कि अभी आपके मॉन्यूमेंट्स के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमें इतिहास लेखन और इतिहास के अध्ययन में काफ़ी मदद प्रदान करता है। तो इस तरीके से इन अलग अलग स्रोतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि इतिहास ने अपने समय काल का भ्रमण किस तरीके से किया होगा। तो ये आपके इतिहास के स्रोतों के बारे में ये आपके लेक्चर्स का सेकंड सीरीज़ था, जो यहाँ पे ख़त्म होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एजेस के बारे में पढ़ेंगे। एजेस के बाद हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।